नमस्कार बच्चों, इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी गद्य के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप पाठ की व्याख्या पढ़ी थी। राष्ट्र के स्वरूप में जो आवश्यक अंग हैं भूमि, जन और संस्कृति, उसके अंतर्गत हमने भूमि शीर्षक का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम अगला शीर्षक जन, जितनी आवश्यक किसी राष्ट्र के लिए भूमि है उतनी ही आवश्यक जन है, उतना ही आवश्यक किसी राष्ट्र के लिए वहाँ की जनता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने जनता को, मनुष्य को किसी राष्ट्र के लिए कहाँ तक आवश्यक बताया है और किस प्रकार से अपने विचारों को स्पष्ट किया है, इस शीर्षक में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग क्या था? भूमि। और किसी मातृभूमि, मातृ धन भूमि, भूमि का अर्थ तो हमें सब पता है सभी को, और मातृ का अर्थ है माता। माता को भूमि, कौन सी भूमि को माता कह सकते हैं? जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है, जहाँ वो पलता है, बड़ा होता है, जिसकी मिट्टी में खेलता है, वो मिट्टी उसे माता के समान प्रेम देती है, इसीलिए उसे मातृभूमि कहा गया। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। किसी भी भूमि पर नहीं, मातृभूमि पर जो निवास करते हैं, अर्थात जो अपने ही राष्ट्र में रहते हैं, अपने ही देश की भूमि पर निवास करते हैं, ऐसे मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो। मान लीजिए किसी राष्ट्र के पास बहुत भूमि है, बहुत सारी, एकड़ों में, सैकड़ों, हजारों, करोड़ों एकड़ में, लेकिन वहाँ निवास करने योग्य जनता नहीं है, वहाँ ऐसा वातावरण नहीं है कि लोग रह सकें, तो क्या वो भूमि मातृभूमि कहला सकती है? नहीं। ऐसे में राष्ट्र की कल्पना, मातृभूमि तो दूर की बात है, राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, कैसे बनकर सामने आता है? जब पृथ्वी और मनुष्य दोनों ही मिलते हैं, पृथ्वी भी हो और वहाँ मनुष्य भी निवास करते हों। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। कोई भी स्त्री अगर उसके संतान नहीं है तो माता नहीं कहला सकती। उसी प्रकार पृथ्वी है, लेकिन उस पृथ्वी पर वहाँ के निवासी नहीं निवास करते हैं तो मातृभूमि नहीं कही जा सकती है। मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को, मातृभूमि जैसी संज्ञा को प्राप्त करती है, मातृभूमि जैसा एक शब्द, एक विशेषण वो पाती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। किसी भी राष्ट्र की भूमि वहाँ के निवासियों के लिए माता है और वहाँ का मनुष्य, वहाँ रहने वाले नागरिक सच्चे अर्थों में उस पृथ्वी के पुत्र हैं। और पुत्र के जो माता के प्रति कर्तव्य, माता अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करती है, क्योंकि हमारी मातृभूमि जो भी उसके पास निधियाँ हैं बिना सोचे समझे हमारे सामने रख देती है। और मनुष्य का, वहाँ रहने वाले नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि जैसे माता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनकी देखभाल करना, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसी प्रकार मातृभूमि के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। और ये विचारधारा कौन सी? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। यह भूमि हमारी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस विचारधारा को, इस भावना को प्रत्येक नागरिक को अपने हृदय में बसाना होगा, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकता है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जो व्यक्ति इस सूत्र, इस वाक्य को अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदय में हृदयंगम कर लेता है, और वही व्यक्ति, उसी के हृदय में, या ये कहें कि यही भावना ही, ये अनुभव ही, अगर हम ये महसूस करते हैं कि ये राष्ट्र की भूमि हमारी माता है, तो निश्चित हम उसके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, और यही राष्ट्रीयता की कुंजी है।
इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यही भावना है जो राष्ट्र निर्माण के बीजों को बोती है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, ये भाव शक्तिशाली होकर, शक्तिमान होकर जब वो एक किसी के हृदय में जाग जाता है, फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। संपूर्ण वायुमंडल में राष्ट्र निर्माण के स्वर गूंजने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह भाव नहीं, वहाँ जहाँ ये भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस कोई भी राष्ट्र हो, चाहे हर राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति अपने राष्ट्र की भूमि को माता समझता है। और जहाँ ये भाव नहीं है, ये भावना नहीं रहती है जिसके हृदय में, जिस देश के निवासी के हृदय में, वहाँ मनुष्य और वहाँ की भूमि का संबंध केवल कैसा होता है, अचेतन और जड़। उनमें एक सजीवता नहीं होती है, एक रिश्ता जो हम महसूस करते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, हम कहते भी हैं मातृभूमि। तो जब जहाँ ये नहीं है, ये भावना नहीं आती, वहाँ हम उसे छोड़कर जाने में, उस राष्ट्र की भूमि को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अपने देश को छोड़कर पढ़ लिख कर दूसरे देश में जाकर धन के लालच में कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा और दूसरे देश में रहने लगते हैं। तो उनके हृदय में हम ये कह सकते हैं कि ये भावना ही नहीं है कि हमारी मातृभूमि है और हमें इसी के उद्धार के लिए, इसी के उत्थान के लिए कार्य करने हैं। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जब व्यक्ति जिस क्षण भी, जिस पल में भी आनंद और श्रद्धा से भरकर, अपने हृदय को आनंद और श्रद्धा से भरकर नतमस्तक होकर अपनी मातृभूमि के लिए प्रणाम करता है, उस समय उसके हृदय में ये भाव नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, कि पृथ्वी माता को प्रणाम है, पृथ्वी माता को प्रणाम है। और ये प्रणाम भाव ही, जो हृदय से प्रणाम की भावना निकलती है, प्रणाम का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं आपने किसी के पैर छू लिए प्रणाम हो गया, आपने किसी को सिर झुकाकर नमस्कार कर दिया तो प्रणाम हो गया, नहीं, हृदय से वो भावना निकलनी चाहिए। और जो ये प्रणाम भाव है, यही भूमि जन का दृढ़ बंधन है, चाहे वो व्यक्ति के आपस में हो, व्यक्ति के बीच में, चाहे वो पृथ्वी और मनुष्य के बीच में हो, वहाँ के रहने वाले निवासियों के बीच में। यही एक मजबूत बंधन है जो दोनों को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है। इसी दृढ़ भित्ति पर, दृढ़ भित्ति का अर्थ है मजबूत दीवार, भित्ति का अर्थ होता है दीवार, दृढ़ का अर्थ है मजबूत। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दीवारों से, कौन सी दीवारें, जो आपस में ये बंधन है, इन बंधनों के सहारे, इन बंधनों की दीवारों से ही किसी भी राष्ट्र की बिल्डिंग को, भवन को तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है, राष्ट्र लंबे समय तक जीवित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो निवासी, किसी भी राष्ट्र का निवासी, यदि वो अपनी मातृभूमि के प्रति अपने हृदय में प्रणाम भाव रखता है, माता पुत्र का संबंध मानता है और उसे निभाता भी, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है, उसे ही उन पृथ्वी में समाई हुई निधियाँ, खजाने, जो भी वरदान है, पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता के प्रति, उदाहरण के लिए आप अपने से देख लीजिए, आपकी अपनी माता के प्रति यदि वो बीमार होती हैं, यदि उनको कुछ आवश्यकता है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति करें, आप उनकी बीमारी में उनकी देखभाल करें। ये एक स्वाभाविक कर्तव्य है, स्वभाव में होना चाहिए। ये किसी लालच के लिए नहीं, किसी कारण हेतु नहीं होना चाहिए। ये एक निष्कारण धर्म है, इसका कोई कारण नहीं। अगर पूछा जाए कि आप अपनी माता से क्यों प्रेम करते हैं, तो इसका कोई कारण नहीं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, उन्होंने आपको इस योग्य बनाया। ऐसे ही हमारी मातृभूमि हमें इस अन्न प्रदान करती है, हमें धन संपदा प्रदान करती है, हमें इस योग्य बनाती है कि माँ की मिट्टी में खेलकर बड़े हो सकें। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अधःपतन का अर्थ है नीचे की ओर गिरना, अवनति की ओर। यदि कोई पुत्र, चाहे आप हो या
अपने से देख लीजिए या फिर मातृभूमि के प्रति। जो भी पुत्र माता के प्रति स्वार्थ के कारण कि हाँ माता के पास बहुत धन है या इस धरती में बहुत इस जगह पर खजाना है, इस जगह पर बहुत सारी धातुएं हैं तो हम उतनी की देखभाल करेंगे, नहीं, तो ये क्या हमारे अवनति की ओर, हमारे पतन को सूचित करता है। और अगर हम निस्वार्थ भाव से माँ से प्रेम करते हैं तो वो हमें निश्चित ही उन्नति की ओर ले जाएगा। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मातृभूमि के साथ अपना संबंध, वो सब ये कहने में उसे गर्व अनुभव होता है कि ये पृथ्वी हमारी माता है, ये मेरी मातृभूमि है, तो उसे अपने कर्तव्यों के प्रति भी ध्यान देना होगा। पहले हम अधिकार जहाँ पर होते हैं, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पहले आ जाते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये अनंत है। इनकी सीमाएं बनाई जरूर गई हैं लेकिन ये असीमित है। मनुष्य अनादिकाल से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। हर क्षेत्र में, जंगलों में आदिवासी पाए जाते हैं, शहरों में कहा जाता है कि सभ्य लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, गांवों में ग्रामीण, तो हर जगह पर तरह तरह के लोग भरे हुए हैं। विशेषकर हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले, किंतु चाहे वो बर्फीले क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपनी मातृभूमि से समान स्नेह करता है। ये सभी माता के पुत्र हैं और उनका आपस में जो प्रेम है, सौहार्द भाव अखंड है, उसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता। जब तक आपस में प्रेम की भावना है, सौहार्द की भावना है, तब तक अखंडता बनी रहेगी। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। भले जैसे कि अभी कहा गया, शहरों में रहने वाले सभ्य कहे जाते हैं, ग्रामीणों में रहने वाले ग्रामीण कहे जाते हैं। वो असभ्य तो नहीं कह सकते हम उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या विकसित हो गए हैं और ग्रामीणों में रहने वाले अभी विकासशील श्रेणी में हैं, अभी विकसित नहीं हो पाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि माता के प्रति दोनों के प्रेम में कोई अंतर आ जाता है या माता का उन दोनों के प्रति प्रेम में कोई अंतर आता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय का अर्थ है मिलजुल कर रहना। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का हम सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को छोड़कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम एक साथ हम राष्ट्र के निवासी हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो चाहे निरक्षर हो, परंतु अगर हम ये सोचें कि हम एक को वो कि किसी एक वर्ग को हम पीछे छोड़ दें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, चलो हमारे साथ नहीं दे सकता, हम आगे बढ़ लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। शरीर का कोई अंग यदि काम करना, कोई अंग कमज़ोर है अगर, तो हम उस अंग की कमज़ोरी दूर करने का उपाय सोचेंगे सबसे पहले, ना कि हम उस अंग को काट कर फेंक देंगे। अंग को काट कर फेंकेंगे तो हम विकलांग कहे जाएंगे, चाहे कितना भी बाकी हिस्सा हमारा कितना भी सुंदर हो, कितना भी मजबूत हो। तो उसी प्रकार राष्ट्र में अगर एक वर्ग कमज़ोर है तो जब तक उस वर्ग का विकास नहीं किया जाता वो राष्ट्र विकसित नहीं कहला सकता, वो राष्ट्र कभी विकास कर ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अतएव हमें क्या करना है, हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ में लेकर चलना है। प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि शरीर का कोई हिस्सा, मान लीजिए एक हाथ हमारा खराब है, तो हम उस हाथ का इलाज पहले कराएंगे, ना कि जो सही हाथ है हम उसकी तरफ उसकी तरफ, वो तो सही है ही, लेकिन जो कमज़ोर है पहले हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। जब तक नहीं ध्यान देंगे तो हमारा शरीर असमर्थ कहलाएगा। वही हाल राष्ट्र का भी है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना होगा। जन का प्रवाह, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का, मनुष्य सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक चलेगा। जन का प्रवाह अनंत है। ये नदी की धारा की तरह है, कभी रुकता नहीं है।
मनुष्य आज हम हैं, हमारे बाद कोई और होगा, लेकिन मनुष्य बने रहेंगे। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। तादात्म्य का अर्थ है मेलजोल। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आए। हमारे राष्ट्र नहीं, हमारे देश की बात करें अगर, तो अनेक उतार चढ़ाव आए। कई बार ऐसा लगा कि अब ये देश समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं, ना तो मनुष्य समाप्त हुए, ना भूमि समाप्त हुई, क्योंकि ये दोनों जब तक सृष्टि है तब तक ये दोनों बने रहेंगे। नदी जन का सततवाही जीवन, सततवाही लगातार बहने वाला सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिनमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होगा। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन, मनुष्यता कह सकते हैं, या मनुष्य का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। नदी का प्रवाह कभी नहीं रुकता, अंधेरा हो या उजाला हो, दिन हो या रात हो, सर्दी गर्मी, दुख सुख, सभी अवस्थाओं में नदी बहती रहती है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, लगातार ये बहता रहता है। केवल करना क्या है, हमें अपने कर्म और श्रम कर्म के द्वारा और परिश्रम के द्वारा उत्थान के नए नए घाट, हमें उन्नति के नए नए घाट। जीवन नदी किससे सुंदर लगती है? जब नदी पर बहुत सारे सुंदर सुंदर घाट बने हुए हों। वैसे ही मनुष्य का जीवन नदी की तरह है, और इस पर उन्नति के नए नए उपाय करके परिश्रम के द्वारा नए घाट इस पर बनाने होंगे, जिससे कि ये जीवन और अधिक सुंदर बन सके और दूसरों के लिए प्रेरणाप्रद हो। अब इसके बाद अगला अंग संस्कृति। अगले वीडियो में हम राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करेंगे। तो ये दोनों भूमि और जन आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान से इनको सुनिए। जहाँ कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।